एक और वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप मेरे से पहले इन्हें ट्राई करके देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर 10 में से सही हो जा रहे हैं और मुझे कमेंट करके बताओ कि आज के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि डिक्शनरी से लिया गया है। यहाँ पर देखो आपको 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स ऐसे दिए जाते हैं जिसे आपको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन करने का यही एक बेहतर तरीका है। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है और ये भी 1 है। तो आप ये देखो कि 2 और 1 में से पहले कौन सा आएगा। ये 1 और 2 है, तो देखो यहाँ पर एच ए ये तो सेम है। इसके बाद एल है, एल का मतलब 12 और यहाँ के है, के का मतलब 11। तो 11 पहले आएगा, 12 बाद में आएगा, मतलब 2 नंबर वाला पहले आएगा। तो आप ये कहो कि डी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद देखिए अगले को, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। तो अब आप चेक करोगे कि फर्स्ट में और थर्ड में पहले कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर एच ए ऐसे ही था, यहाँ पर एच ए एल और एच ए एल। ई जो होता है वो 5 होता है और टी जो होता है वो 20 होता है। इससे हमें पता चला कि 1 नंबर वाला जो है वो पहले आएगा। तो आप ये कहो कि 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब इसको चेक करो, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 3 है। तो आप ये चेक करो कि 4 और 3 में पहले कौन-सा आएगा। तो यहाँ पर एच ए, ये भी एच ए, यहाँ एल आएगा तो ये 12 है, एम आएगा तो 13 है। मतलब 3 नंबर वाला पहले आएगा और 3 नंबर वाला मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी विकल्प जो है ना वो इसका सही आंसर है। इस तरह से आप एक-एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मिरर इमेज का है और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का पेपर में आता ही आता है, जहाँ पर एमएन जो है एक मिरर है और उसके साथ में इस तरीके की एक पिक्चर बनी हुई है। तो आपसे कहा है कि आप बताइए कि कौन सी दर्पण छवि बिल्कुल उपयुक्त होगी या सही होगी। तो देखो मैंने आपको सिखाया है ये कि जहाँ पर भी मिरर लगा हुआ होता है उसके पास में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज पास में बनेगी और अगर दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज दूर बनेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये ट्रायंगल मुझे सबसे एंड में दिख रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल इधर साइड में सबसे इधर होगा। अब देखो पहले वाले में तो नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया और फिर तीसरे वाले में भी नहीं है तो इसको भी मैंने हटा दिया। अब बचते हैं मेरे पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो आप ये देखो कि ये जो छोटा वाला कार्टून है, इसके जो हाथ हैं वो इस तरह से हैं, तो इधर साइड में जाकर वो इस तरह से हो जाएँगे और इस तरह से मुझे बी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहे हैं, डी में दिख रहे हैं। तो डी ही इसका सही आंसर होगा, इसलिए हम डी विकल्प मार्क करेंगे। बी ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से आप मिरर इमेज या वाटर इमेज का कोई भी क्वेश्चन है, एक-एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी और डब्ल्यू ये जो हैं केंद्र की ओर एक वृत्त में बैठे हैं। केंद्र की ओर मुँह किया है तो आप ये कहो कि इन सबका मुँह जो है मैं सेंटर की तरफ इस तरह से बना दूँ। ये टोटल 8 लोग हैं, तो आठों के आठों को हमने इस तरह से बैठा दिया। फिर देखो इसके बाद में क्या कहा है कि टी जो है वो पी के बाएँ दूसरा है, तो मैं पी को कहीं पर भी बना सकता हूँ। सपोज़ मैंने पी को यहाँ बनाया तो इसके बाएँ ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो यहाँ पर कौन है? टी है। तो हमने इसको बना दिया और बी के दाएँ तीसरा है। अब ये जो और वर्ड है ना, ये पहले वाले के लिए है। टी जो है वो बी के बाएँ तीसरा है, तो आप ये कहो कि वी को यहाँ बनाएँगे, तब पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस टी को मिल जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद में देखिए ये कहा गया है कि एस जो है वो डब्ल्यू के दाएँ दूसरा है। अब इस पिक्चर में मुझे ना तो एस दिख रहा है और ना ही डब्ल्यू दिख रहा है, तो आप उसके आगे पढ़ो, लिखा है जो टी के तुरंत दाएँ बैठा है। अब ये जो वर्ड है ना, ये दूसरे वाले के लिए है, मतलब डब्ल्यू के लिए है। तो टी के तुरंत दाएँ, अब टी का तुरंत दायाँ ये है तो यहाँ पर बैठेगा डब्ल्यू। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इसमें कहा है कि एस जो है वो डब्ल्यू के दाएँ दूसरा है, तो डब्ल्यू के दाएँ दूसरा पहला और दूसरा, यानी कि एस यहाँ बैठेगा। फिर उसके बाद में कहा है कि क्यू जो है वो यू के दाएँ तीसरा है। तो देखो यू के बैठने की कौन-कौन से प्लेस हैं, अगर मैं यू को यहाँ बैठा देता हूँ तो इसका दायाँ पहला, दूसरा और तीसरा ये प्लेस क्यू को मिल जाएगा और फिर एक ही व्यक्ति बचा, वो कौन है? आर, तो आर को हम ऊपर बना देंगे और इस तरह से हमारा डायग्राम हो जाता है कंप्लीट। हमसे पूछा है तो बताइए पी के दाएँ दूसरा कौन बैठा है? अब पी यहाँ पर है, इसके दाएँ दूसरा पहला, दूसरा, यानी कि यू की बात हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, ये आपको बताना है। तो आयत हमें काउंट करने हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगर मैं इसके अंदर वर्ग भी काउंट कर लूँ, क्योंकि आयत जो है यहाँ पर कुल केवल आयत नहीं बोला गया है, तो अगर हम वर्ग को भी काउंट कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन ही यहाँ नहीं दिखेगा। कैसे? देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो यहीं पर हो गए। अब प्लस जब हम आयत गिनने को आते हैं, इनको हम अभी साइड में रखते हैं, ये क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। अब अगर आयत हम गिने तो दो दो के पेयर वाले वाले होंगे, मतलब जैसे ये देखो, ये बना हुआ है एक आयत, है ना, फिर इसके बाद में ये दो, फिर इसके बाद में ये तीन, फिर ऐसे ही ये चार, ठीक है, फिर इसके बाद में ये पाँच, ठीक, फिर ये वाला छः, और फिर ये वाला सात। तो देखो सात मैंने ऐसे आयत गिने हैं जो दो पिक्चर्स को मिलाकर बन रहे हैं, मतलब दो वर्गों को मिलाकर बन रहे हैं इस तरीके से, ये वाले। तो ये ऑलरेडी प्लस करने के बाद में 15 से ऊपर चला गया और हमें विकल्प नहीं दिख रहा है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ वर्ग नहीं पूछा गया है, और वर्ग नहीं पूछा गया है तो हमें आयत आयत काउंट कर लें। तो पहले हमने ये दो दो वाले काउंट कर लिए, अब हम करेंगे तीन तीन वाले काउंट, है ना। जैसे एक ये बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का एक, ठीक, फिर एक ये बनेगा ये वाला, तो ये दो हो गए, मतलब दो पिक्चर्स ऐसी हैं जो दो दो तीन तीन को मिलाकर बन रही हैं। अब हम वो काउंट करेंगे जो चार को मिलाकर बन रही है, तो ये वाली पिक्चर एक पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये एक सिंगल ही पिक्चर है, तो ये भी इसमें प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सात दो नौ और एक 10। यानी कि अगर हम इसमें आयत की बात करें तो सी विकल्प हमारा सही होगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो ये नंबर ही देखकर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर प्लस हुआ है 1008, और इससे अगले वाले में भी देखो प्लस हुआ है 1008। तो हम क्या काम करेंगे, इससे आगे भी इसमें प्लस कर देंगे 1008 और हमें नया नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6848 में 1008 अगर मैं प्लस करूँ तो 8 8 16 1, यहाँ पर 5 आएगा, और 56 मुझे देखो एक ही विकल्प में दिख रहा है सी ऑप्शन में, यानी कि सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप सी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो उसमें कहा है निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी भी हों और कलाकार भी हो। मतलब आपसे ये कहा गया है कि डॉक्टर भी हो, खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, तो आपको वो पोर्शन ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पर देखो सर्कल को कहा गया है खिलाड़ी के लिए, तो मुझे खिलाड़ी चाहिए, है ना। फिर कहा है वो डॉक्टर भी हो, तो डॉक्टर का सर्कल तो इधर, ये डॉक्टर तो स्क्वायर में है, स्क्वायर में इसका मतलब इस 4 से और इस 6 से मुझे कोई मतलब नहीं है, है ना। अब क्योंकि खिलाड़ी भी चाहिए तो इस 2 से भी मुझे कोई मतलब नहीं है और इस 3 से भी कोई मतलब नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कलाकार भी हो। अब कलाकार भी हो तो देखो ये वाला पोर्शन है पूरा, लेकिन हमसे कहा है खिलाड़ी ना खिलाड़ी भी हो, तो इसका मतलब एक ही नंबर हमारे पास बचता है कॉमन, जो कि 7 है। तो डी ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर लो, या फिर एक और तरीका भी होता है इसे सॉल्व करने का कि इन नंबर्स को जो यहाँ दिए हुए थे ना, आप एक एक करके लिख लो, मतलब खिलाड़ी के, डॉक्टर के और कलाकार के, और फिर उसमें देखो कि कॉमन क्या है। जैसे खिलाड़ी के लिए हमें सर्कल दिया हुआ है, तो आप देखो सर्कल में क्या क्या था, 4 था, 5 था, 6 था और 7 था। फिर इसके बाद में एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर किसके लिए था, डॉक्टर के लिए था। तो देखो डॉक्टर कौन कौन था, 5 था उसमें, और 7 था, 2 और 3, ये सारे नंबर्स थे। और फिर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल किसके लिए दिया गया था, कलाकार के लिए। तो कलाकार में क्या क्या था, 1 था, 6 था, 7 था और 3 था। तो आपसे अगर ये कहा गया है कि वो व्यक्ति डॉक्टर भी हो, ठीक है, और खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, तो इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, तो आप कहोगे इन तीनों में मुझे 7 कॉमन दिख रहा है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस बेस पर भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं कि 7 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो उसमें कहा है कि 1945 का वही कैलेंडर होगा जो वर्ष एक्स के लिए था, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या थी। तो आप ये देखो कि कौन से वर्ष का कैलेंडर है जो रिपीट होने के बाद में 1945 में हमने दोबारा यूज़ किया होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, इसे करने के दो तरीके हैं। या तो आप ट्रिक्स याद रखो। ट्रिक्स क्या है, देखो अगर कोई वर्ष हमें दिया हुआ है और वो नॉर्मल ईयर है, और इसके जस्ट पीछे वाला जो वर्ष है वो भी कैसा है, नॉर्मल ईयर है, तो जो दिया गया वर्ष होगा ना वो 11 साल के बाद में रिपीट होगा, ठीक। दूसरी चीज़, जो दिया गया वर्ष है वो नॉर्मल ईयर है और उसके जस्ट पीछे वाला जो वर्ष है वो एक लीप ईयर है, तो फिर ये जो वर्ष है ये 6 साल के बाद में रिपीट होगा। और तीसरी कंडीशन कि दिया गया वर्ष खुद में लीप ईयर है, तो ये टोटल 28 साल के बाद में रिपीट होता है। तो आप ये देखो कि कौन सा वाला वर्ष है जो रिपीट होने के बाद में 1945 तक जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा ये दिया हुआ है 1935। अब 1935 से जस्ट पीछे जो वर्ष होगा वो 1934 होगा। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये 1935 कब रिपीट होगा, ये 11 साल के बाद में रिपीट होगा। तो इसमें हम +11 करेंगे, यानी कि 1946।
जबकि ये तो 1945 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। फिर दूसरे को देखो, यहाँ पर दिया है 1937, अब इसके जस्ट पीछे होता है 1936, तो देखो ये लीप है और ये नॉर्मल है, तो यानी कि ये कितने साल बाद, 6 साल बाद रिपीट होगा, तो ये आ जाएगा 1943। बट ये तो 1945 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद देखो 34 को, तो 1934 से जस्ट पीछे क्या होगा, 1934 से जस्ट पीछे होगा 1933, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, यानी कि 1934 जो है 11 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1945, और यही वर्ष हमें दिया हुआ है, इसका मतलब सी विकल्प जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा तरीका ये है कि जो दिया गया वर्ष है उसमें और जो ऑप्शन है उसमें, उन दोनों के बीच में आप ये निकालो कि कितने विषम दिन होंगे, और विषम दिन निकालने के लिए पहले इसका अंतर लेंगे हम, और अंतर लेने के बाद जितने भी बीच में लीप ईयर आ रहे हैं वो भी ऐड कर लेंगे, और फाइनली जो नंबर आएगा उसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है और जीरो रिमाइंडर बचता है तो मतलब विषम दिन जीरो, तो वही हमारा आंसर होगा, जैसे ये वाला विकल्प आपको दिया है। चेक करके बताओ, अगर किसी में डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में विषम का चयन कीजिए, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 3 विकल्प आपको सिमिलर दिख रहे होंगे, यहाँ पर 2 3 4 यूज़ किया गया है, और यहाँ पर भी 2 3 4 यूज़ किया गया है, और यहाँ पर भी 2 3 4 यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा आ रखा है, मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करते वक्त आप ध्यान रखना कि आप स्क्वायर और क्यूब में अगर इस क्वेश्चन को नहीं खोज पा रहे हैं तो आप डिजिट्स में देखो कि डिजिट्स में हो सकता है इधर उधर एक्सचेंज करके लिखी हुई हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया है कि ये जो शब्द आपको दिए हैं जिसमें धागा है, पौधा है, साड़ी, कपास और कपड़ा, तो इन्हें आप अरेंज करो, इनका सार्थक क्रम बनाओ कि सही क्रम क्या होगा। तो देखो कई बार ना विकल्प भी आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना, 2 4 5 है ना, 2 4 तक तो सेम है, 2 4, यहाँ पर भी 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, इसका मतलब 2 पहले नंबर पर पौधा होगा, फिर उससे जो है कपास बनेगा, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया है ना। अब आप ये देखो कि कपास के बाद में क्या बनेगा, तो कपास से धागा बनेगा, साड़ी बनेगी या कपड़ा बनेगा, तो इनमें जो इनिशियल पॉइंट है वो धागा है, सबसे पहले धागा ही तो बनेगा, और धागे वाला मुझे कौन सा विकल्प दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए आप यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करें कि एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं। और फाइनली आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो दी गई आकृति है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे, और उस दोस्त को भी भेज दो जो कहता है कि मैं देखते ही काउंट कर लेता हूँ। एक और जानकारी आपको देनी थी, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन तुरंत ही लेफ्ट कर दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। वास्तव में बात ये है, ग्रुप को पहले आप ज्वाइन करके रखिए, उसके पीछे का डेटा आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद का दिखेगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं होना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप जाकर वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।